हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। आज मैं अपने दर्शकों की मांग पर एक वीडियो बना रहा हूं। इस पर मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रहा था और ये विषय है ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। क्या ईवीएम से देश के लोकतंत्र को खतरा है? क्या ईवीएम में टेम्परिंग की जा रही है? क्या ईवीएम के टेम्परिंग के कोई सबूत मिले हैं? फिर ईवीएम क्यों हटाने की बात हो रही है? कौन लोग कर रहे हैं ईवीएम हटाने की मांग और क्यों कर रहे हैं? और इस मांग पर क्या ध्यान दिया जाना चाहिए या इसे नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए? तो यह मांग आजकल क्यों उठने लगी है? सबसे पहले यह मांग किसने उठाई थी? सबसे पहले यह मांग उठी थी वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में, जब यूपीए 1 की सरकार पुनः चुन करके आ गई थी यूपीए 2 के रूप में। मनमोहन सिंह जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे थे। तब उस समय जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे एनडीए और बीजेपी से, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने ईवीएम पर सवाल किया था। अदालत गए थे। अब वो केस कहाँ है, पेंडिंग है नहीं है, इसके बारे में मैं तथ्य से अवगत नहीं हूं। पता लगा लूंगा तो उस पर भी बात कर दूंगा। खैर, वो कोई बहुत विशेष बात हमारे लिए इस विषय पर नहीं है यहां पर। यानी सबसे पहले ईवीएम पर सवाल किया गया था बीजेपी की ओर से, और वो भी लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा। फिर इसके बाद 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के परिणाम के बाद ईवीएम पर चर्चा नहीं हुई, ईवीएम हटाने की बात नहीं हुई। जब उसके बाद राज्यों के चुनाव होने लगे, खासकर उत्तर प्रदेश का 2017 में जो चुनाव हुआ था, उसमें ईवीएम की निष्पक्षता पर या ईवीएम के टेम्परिंग पर सवाल होने लगे थे और बहुत बड़े पैमाने पर उठने लगे थे। फिर इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यह सवाल और बढ़ता चला गया। अब प्रश्न यह बनता कि सवाल क्यों उठ रहा है? क्या इसका कोई तार्किक आधार है? देखिए, एक आधार तो टेक्निकल हुआ कि क्या ईवीएम में टेम्परिंग की गई है, की जा सकती है, इस पर तो सवाल ही मत करिए, क्योंकि जो मनुष्य के बने उपकरण हैं उसमें मनुष्य कभी भी बदलाव कर सकता है। तो ये तो कहिए ही मत कि कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मुझे इसमें किसी वैज्ञानिक से सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति ये जानता है कि जो इसके एक्सपर्ट हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल टेक्निकल है ही नहीं, सवाल सोशल और साइकोलॉजिकल है, यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। तो मैं इस अपने लेक्चर में, आज की वीडियो में, ईवीएम हटाने की जो मांग है उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण पर चर्चा करूंगा। यानी समाज के मन में जो आशंकाएं हैं उनके क्या आधार हैं, उन पर चर्चा करूंगा। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, खुल्लम खुल्ला अपने सरकार के लिए वो कुछ भी करती रहती है और विपक्ष को वो किसी कीमत पर नुकसान पहुंचाती है। ये पहले ऐसी सरकार है जिसके प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, जो लोकतंत्र का पहला बंधन है, जो पहली शर्त है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी एक तरफा बात करते हैं। तो आप कहेंगे इससे ईवीएम का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ईवीएम का नहीं, कनेक्शन संविधान का है कि उनको संवैधानिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं है। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने कानून में बदलाव कर दिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में जो सुप्रीम कोर्ट का दखल था, जो एक न्यूट्रल बॉडी है, जो निष्पक्ष और सरकार से पृथक मानी जाती है, उसको दूर करने का प्रयास किया आपने। इससे साफ दिखाई देता है कि वो नहीं चाहते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे
जो उनके नियंत्रण में या उनके भावों के अनुसार चलने वाला न हो। तो यदि कोई व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अपनी पसंद का कोई व्यक्ति बैठाना चाह रहा है, अर्थात वो निर्वाचन आयोग को ऐसा बना देना चाहता है कि जो वो चाह रहा है वही निर्वाचन आयोग भी चाहे, तो इससे तो साफ हो जाता है कि उस व्यक्ति को जनता पर यकीन कम है, निर्वाचन आयोग पर ज्यादा यकीन है। और निर्वाचन आयोग की भी निष्पक्षता पर नहीं, तटस्थता पर नहीं, बल्कि वो उनके पक्ष में काम करे तब वो चुनाव जीत पाएंगे, ये वो व्यक्ति खुद मान रहे हैं। अगर मुझे ये पता है कि जनता हमें वोट दे रही है और मैं जीत रहा हूं, तो मैं निर्वाचन आयोग के साथ छेड़खानी क्यों करूंगा? और यदि मुझे ये नहीं पता है कि जनता वोट दे रही है मैं जीतूंगा, या ये नहीं पता है कि मैं हारूंगा, लेकिन मैं इसमें यकीन करता हूं कि ठीक है भाई, अगर जनता वोट देगी तो जीतेंगे, नहीं देगी तो चले जाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे। अब तक तो देश में यही होता रहा है, बड़े बड़े नामचीन नेता जो है विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन यदि कोई प्रधानमंत्री और सरकार पूरा प्रयास करे कि सब सारा सिस्टम उसके कंट्रोल में हो, तो जो सिस्टम को कंट्रोल में करेगा वो मशीन को क्यों नहीं कंट्रोल में करने की सोच रहा होगा, उपाय कर रहा होगा या किया होगा। ऐसी आशंकाएं किसी भी तार्किक विचार करने वाले व्यक्ति के मन में उठेंगी, और तार्किक विचार करने वाला व्यक्ति होने के लिए किताब पढ़ के विद्वान होने की जरूरत नहीं होती है। छोटा सा बच्चा भी तर्क से सोचता है, खेतों में काम करने वाला कोई मजदूर भी तर्क से सोचता है, रिक्शा चलाने वाला भी कोई तर्क से सोचता है। मैं अक्सर जब रिक्शे पर बैठता हूं तो चलाने वाले से बात करता हूं, मुझे बहुत तार्किक वहां लोग मिलते हैं, और मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों से बात की है, वो तार्किक नहीं होते हैं, वो निष्पक्ष नहीं होते हैं, इस नाते तार्किक नहीं होते हैं। अक्सर जो अन्याय से पीड़ित होता है या जो अन्याय को महसूस कर लिया, वो ज्यादा तार्किक और न्यायिक विवेक का व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसे में हमारे देश की बहुसंख्य जनता इस बात को सोच पा रही है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर सीधे कहते हैं कि अजीत पवार जेल जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनके तरफ आते हैं वो डिप्टी सीएम बना देते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर वो आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। आप सरकार में हैं, आपके पास ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसीज हैं। आप जनता से चुनावी रैली में बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। जनता से क्यों बता रहे हैं? एक्शन लीजिए ना, वोट तो आपको दिया गया है दिल्ली के लिए, केंद्र में आप बैठे हैं। लेकिन ये क्या, जिसको आपने भ्रष्टाचारी बताया, जब वो आपकी तरफ आ गया तो आपने उसको सीएम बना दिया। पश्चिम बंगाल में घोटाले में शामिल, शारदा चिट फंड घोटाले में जो आरोपी लोग थे, जिनको सरकार ने आरोपी बनाया था, लगभग उनमें से सारे लोगों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया और वहां का प्रमुख नेता बना लिया गया। तो इससे क्या दिखाई दे रहा, मनोविज्ञान क्या बन रहा लोगों का, कि जो व्यक्ति इतना पक्षपात करता है कि कोई व्यक्ति जिस पर उसने खुद आरोप लगाया अगर उसकी तरफ आ गया तो एकदम बिना कोई परवाह किए कि जनता क्या सोच रही होगी, मैं चाहे कितना भी अच्छा शब्द प्रयोग में लाऊं तो भी मैं कहूंगा कि सामाजिक निर्लज्जता से तनिक भी लज्जा नहीं है कि कल को समाज हमसे पूछेगा कि आप तो न खाऊंगा न खाने दूंगा करके गए थे, ये सब जिनको खाने का नाम आप बता रहे थे, जिनका नाम सुना रहे थे, सब खा खा के मोटे हुए हैं, ये सब आपके साथ कैसे बैठ रहे हैं और आपने बैठा लिया। तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो जब ये चरित्र जनता देख रही है तो जनता को ये साफ साफ लग रहा है कि जो कोई इतना सब कुछ कर सकता है अपनी सत्ता, पार्टी और सरकार को मजबूत करने के लिए, तो फिर पद पर बने रहने के लिए इसमें जो टेक्निकल टेम्परिंग पॉसिबल है वो क्यों नहीं करवा रहा होगा। यानी यहां किसी टेक्निकल सबूत की प्रतीक्षा में लोग नहीं हैं कि हाँ भाई देखिए कोई सबूत निकला, बल्कि स्थिति ये बन रही है कि सबूत अगर कोई कह देगा नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। और टेक्निकल क्षमता लोग जान रहे हैं वैज्ञानिकों की
कि जब हम यहां बैठ करके चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सैटेलाइट भेज सकते हैं, उपग्रह भेज सकते हैं, अपनी मशीन भेज सकते हैं, उसको वहां चला सकते हैं, सुला सकते हैं, जगा सकते हैं, तो इस अदनी सी मशीन में छेड़खानी कर देना ये कैसे इम्पॉसिबल हो गया? तो इस नाते लोगों का मनोविज्ञान यानी मन का जो विज्ञान है, जो प्रज्ञा चक्षु है, जो बुद्धि है, वो ये स्वीकार अब नहीं कर रही है कि इसके जरिए चुनाव निष्पक्ष हो रहा होगा। अब कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। कल हमारे एक मित्र से बात मेरी हो रही थी और मैंने यही कहा कि बहुत सारे दर्शक हमारे चाहते हैं कि ईवीएम पर मैं विचार दूं, पहले आप अपना विचार बताइए। उन्होंने कहा देखिए ईवीएम को लेकर आशंका तो है ही, लेकिन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि हम लोग उस पर बात करें। हमने कहा जब हम अधिवक्ता लोग सबूत खोज रहे हैं और सबूत मिलने पर मानने की बात कर रहे हैं, तो फिर आम जनता कैसे ये मानने लगी है कि ईवीएम हटाओ? अब बहुत बड़े पैमाने पर मांग चल रही है। आखिर ये आम जनता क्यों सोच रही है? तो मेरे साथ ये कि जब मैं बात करता हूं तो मेरा तर्क तेज हो जाता है, चिंतन तेज हो जाता है। तो उन्होंने कहा इसका एक कारण हो सकते हैं आंकड़े। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा पिछली बार छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट आया था विधानसभा का, जिसमें लगभग 2/3 सीट कांग्रेस जीत गई थी 2018 के दिसंबर में। हमने कहा लेकिन जब मई 2019 में चुनाव हुआ तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत गई, केवल 2 सीटें कांग्रेस पाई। तो फिर तो सारे आंकड़े हमको दिखाई देने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी भी कि वो ईवीएम की टेम्परिंग से हुआ था, मैं ये मान रहा हूं कि वो जनता ने दिया था। लेकिन ऐसा अगर कोई ड्रास्टिक चेंज दिखाई देने लगता है चुनाव परिणामों में, तो सवाल उठाने का हक हमें बनता है। कानून की में एक बात कही जाती है कि जो आप सवाल उठाइए उसका एक रेशन हो, रेशनैलिटी हो, तार्किकता हो, एक युक्त आधार हो। कानून में यह कहा जाता है, जैसे आप गवाह से सवाल जब पूछेंगे तो कुछ भी नहीं पूछ देंगे, बल्कि जो सवाल पूछेंगे उसका एक आधार होना चाहिए। धारा 149 एविडेंस एक्ट में कहा गया है। तो वैसे ही एक युक्त आधार तो बन रहा है। तो मैंने कहा कि, और भी कई मित्र हम लोग थे, तो मैंने कहा कि भाई हो सकता है कि लोग राज्यों में कांग्रेस को पसंद किए हों, केंद्र में लोग मोदी सरकार को पसंद कर रहे हों। तो हमारे 2 अन्य मित्रों ने एक साथ कहा कि भाई राज्यों के सारे चुनाव तो मोदी जी ही लड़ते हैं, तो 1-2% का अंतर होना चाहिए केंद्र और राज्य में। ये जनता इतनी जागरूक कैसे हो गई एकाएक? और फिर हवाला दिया गया दिल्ली का कि दिल्ली में जहां 70 में से 63 सीटें जीत रही है कौन? आम आदमी पार्टी। और सीधा मोर्चा संभालते हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी ताकत से मोर्चा संभालते हैं, हर तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। चुनाव के समय पर दंगे भी हो जाया करते हैं। फिर भी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 में से 63 सीट जीत लेती है और लोकसभा चुनाव में 7 में से 0। वोट प्रतिशत में भी बहुत दूर, सीटों में भी बहुत दूर। इतना कैसे समझदार हो गए लोग, इतना ज्यादा कैसे बदल गए लोग? फिर से मैं कह रहा हूं कि इन सवालों का उन चुनावों की वैधानिकता से कोई संबंध नहीं है। चुनाव हो चुके हैं, वैधानिक है, लेकिन आगे कहीं कोई ऐसा अगर कर रहा हो या हो रहा हो तो फिर देखना पड़ेगा। तो ये युक्त आधार पर उठने वाला सवाल है कि आप जब लोकतंत्र में जनता के लिए जनता का शासन है और जनता ये चाहती है या जनता का बहुत बड़ा वर्ग ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, तो ऐसे में इसको हटा करके हम दूसरा विकल्प क्यों नहीं अपना लें? कोई ऐसा विकल्प जो अनपढ़ व्यक्ति भी अपने वोट को सुरक्षित समझे।
पार्टियां सुरक्षित समझें जी नहीं, मतदाता अपना वोट सुरक्षित समझे। हमें दो सिस्टम में बदलाव करना होगा, एक चुनाव में, दूसरा न्याय में। न्याय ऐसा हो कि हर व्यक्ति उसको न्याय हुआ समझे, और चुनाव इस तरह से हो कि मतदाता ये समझे कि हमने जिसको वोट दिया उसी के पास गया होगा। पार्टियां तो बदलती रहेंगी, तो इसलिए मेरा ये सुझाव है कि ईवीएम हटा करके एक ऐसी वैकल्पिक पारदर्शी व्यवस्था की जाए। वो पुरानी वाली बैलेट की व्यवस्था भी हो सकती है, और वो सबसे बढ़िया है बैलेट की व्यवस्था में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो व्यवस्था कहीं खराब है। अगर गिनने में बहुत समय लग रहा है तो उसमें भी कोई व्यवस्था की जा सकती है। जी हां, कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि 1 घंटे में गिन लिया जाएगा, बिना ईवीएम के गिन लिया जाएगा। सारे बैलेट पेपर में ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन अगर टेक्निकल रहेगी तो फिर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठेगा। गिनने की प्रक्रिया आसान बनाई जा सकती है और ज़्यादा लोगों को लगाया जा सकता है। और एक उससे बड़ी बात कि जब हम महीने भर में चुनाव करवाते हैं, 1.5 महीने हम इंतजार करते हैं, जहां पहले चरण का वोट होता है से जहां आखिरी चरण का वोट होता है उसमें 1-1 महीने का अंतर हो जाता है। उसके बाद चुनाव के परिणाम आते हैं। हम इतनी लंबी प्रतीक्षा जब कर लेते हैं तो 4 दिन लग जाएगा मतगणना होने में, तो क्या दिक्कत हो जाएगी। निष्पक्षता यहां ज्यादा जरूरी है, पारदर्शिता ज्यादा जरूरी है, समय की उतनी कीमत नहीं है। संविधान यहां ज्यादा कीमती है समय की तुलना में। देखिए कितना उल्टा बन गया, न्याय में समय की ज्यादा कीमत है, वहां सालों साल लेट हो रहा है। फिर से मैं बता दूं कि आप अदालतों को मत कोसिए, चलिए अदालतों में देखिए जजेस पर कितना काम है। संख्या में पर्याप्त नहीं है जज, बहुत कम जज हैं। अगली बार जो सरकार बनाइए उससे सवाल करिए कि हमारे लिए अदालतें कितनी बना रहे हो। तमाम लोगों के दिमाग में यह है, होना चाहिए, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूं कि किसी खास जात या वर्ण के व्यक्ति लोग अदालत में बैठे हैं, न्याय इसलिए हमारे लिए नहीं हो रहा होगा। उससे ज्यादा अन्याय इसलिए हो रहा है कि अदालत में जज ही नहीं है, संख्या बहुत कम है। खूब संख्या बढ़ाइए, सभी वर्गों और जातियों के जज बनवाइए। और मैं तो कह रहा हूं जूरी सिस्टम बनाया जाए, हर एक मामले में 3 जज बैठेंगे। जब इस देश के लोग जाति धर्म वर्ण में बटे हुए हैं और सोचते हुए ऐसा ही हैं, मैं इस बात से नहीं नकार सकता कि लोग जातिवादी नहीं हैं। मैं नहीं नकार सकता, मैं नहीं हूं तो मैं नहीं हूं, लेकिन लोग हैं और हर जात के लोग हैं जातिवादी। मैंने तमाम निचले वर्ग से आने वाले बच्चों को देखा है कि वो जज बन जाने के बाद या अधिवक्ता बन जाने के बाद अपना नाम पहचान छुपा ले रहे हैं और बिल्कुल वो बात नहीं करना चाहते हैं नीचे के वर्ग के बारे में। मेरे जानकारी में ऐसे कई विद्यार्थी मेरे हैं। तो जो अपनी पहचान ऊंचे वर्ग में जोड़ने के लिए अपना नाम बदल दिया, टाइटल बदल दिया, वो दिमाग भी बदल दिया है, वो नीचे के लोगों से नफरत करता है, वो भी घातक है। मैं ही बोल रहा हूं न्याय के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ निचले वर्ण के लिए न्याय सोचूंगा और मैं अपने वर्ण का विद्रोही बन जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो उल्टा हो गया ना, सबके लिए न्याय की बात सोची जाए। जाहिर सी बात है कि जो कमजोर ज्यादा संख्या में या ज्यादा दिनों से है उसके साथ अन्याय ज्यादा हुआ है, यह सत्य बात है। तो संविधान बचाने के लिए हमें साफ सुथरा पारदर्शी लोकतंत्र लाना होगा और पारदर्शी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव, साफ सुथरा चुनाव करवाना होगा। अन्यथा सरकारें रहेंगी लेकिन उनके वैधानिकता पर लोगों के मन में अगर सवाल रहेंगे तो यह देश के लिए शुभ नहीं है, यह उन सरकारों के लिए भी शुभ नहीं है। और आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई है जबकि अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि अच्छा अब आप विधानसभाओं में तो चुनाव जीत गए, इस नाते ऐसा कर रहे हैं। अगर यही करना होता तो विधानसभा में भी खराब नहीं करते।
भाई किसी के मन की बात मैं नहीं जानता, जो वहां सत्ता में बैठा है उसके मन में क्या चल रहा मैं नहीं जानता। अब अगर किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी खत्म कर देनी हो कि हमारे बाद कोई राजा न बने इस पार्टी से, तो बहुत से लोग ऐसे हुए हैं कि जब तक हम हैं इस पद पर हैं, इसके बाद कोई और ना आ पाए इस पद पर, खत्म कर देते हैं चीजों को। तो आप किसी दूसरे के मन की बात मत सोचिए, जनता के मन में क्या चल रहा है और क्या जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए उचित है, ये बात होनी चाहिए। ये कहीं से असंवैधानिक मांग नहीं है, न तो ये मांग किसी अनुचित आधार पर। इस मांग के सरेआम तथ्य हैं, दो तथ्य मैं अंतिम में निष्कर्ष के तौर पर बोलूंगा। एक तथ्य कि केंद्र सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम वो क्रियाकलाप, वो निर्णय जिससे वो सरकारों के अधिकारों को हड़प लेना चाहते हैं, संविधान की बात को नजरअंदाज करते हैं और संस्थाओं को अपने चंगुल में लेने का पूरा प्रयास करते हैं, ले चुके हैं। तो जब कोई संस्थाओं को चंगुल में दबोच रहा है तो क्या वो ईवीएम को नहीं दबोच रहा हो, यह कल्पना करना कोई गलत बात नहीं है। दूसरा कि जहां राज्य के चुनाव हो रहे हैं 4 महीने 6 महीने पहले और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, 4-5 महीने बाद लोकसभा में वहीं पर वो पार्टी इतनी प्रचंड बहुमत से आ रही है। भाई राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबर पे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में 25 में से कितनी सीटें मिली? लोकसभा चुनाव में वहां सारी सीटें लगभग चली गई बीजेपी के पास। तो क्या मतदाताओं में इतना बड़ा बदलाव हो जा रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक बार चिंता का विषय है। एक और चीज देखी जाती है चुनाव के समय पर, अभी मध्य प्रदेश में कल ही देखा गया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा गया था कि पहले मतदाताओं को राजनीतिक पार्टियां जाति, वर्ग, धर्म में बांट लेती हैं, फिर ये जान जाते हैं कि उस वर्ग का मतदाता तो हमें वोट करेगा नहीं, तो हर तरह से उस वर्ग के मतदाता का वोट न पड़े इसके लिए प्रयास होता है। तो जब इतना सारा प्रयास हो ही रहा है तो यह भी प्रयास हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि यह आशंका व्यक्त की जाए और इसे दूर करने की बात की जाए। आप कहेंगे कि जब वो यहां बदलाव ही कर दे रहे हैं तो मतदाताओं को क्यों रोक रहे होंगे? फिर मतदाताओं को रोके जाने की जो पहल है वो दिखाई दे जाती है। प्रयास हर स्तर पे किया जा रहा होगा कि सत्ता हमारी ही आए। तो इसी नाते मैं कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति का पुजारी बन जाता है, चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति का, तो उससे संविधान, लोकतंत्र और देश को खतरा होने लगता है, चाहे वो मतदाता के रूप में हो या पद पर बैठे किसी नेता के रूप में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।